हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 29 जनवरी 2021 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप से ही बुक कर सकते हैं आप एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स। ये नोट्स 1299 में आपको मिल जाएंगे, 5 से 6 दिन में आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। उसके अलावा एमपीपीएससी प्री के लिए ही इंग्लिश मीडियम के नोट्स 1399 में, एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज 499 में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। तो इन 6000 स्टूडेंट्स में आपकी रैंकिंग क्या है, आपका स्कोर क्या है, ये सब जानने के लिए आप इसको जरूर ज्वाइन करें। अगर आप ये टेस्ट सीरीज या ये कोर्स ले रहे हैं, ये नोट्स ले रहे हैं, तो इसके साथ ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल या व्हाट्सअप का जवाब आपको 3 से 4 घंटे में मिल जाएगा। कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, 3 से 4 घंटे में जवाब मिल जाएगा। कॉल कीजिएगा तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानी इस नंबर पर आ रही हो आपको कॉल पे, तो इस नंबर पर भी आप कॉल करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल और पावरफुल थॉट है कि चमकना चाहते हो तो तपना सीखो। हमें से हर कोई चाहता है कि वो लाइफ में सफल हो, चमके, आगे बढ़े, लोग उसकी प्रशंसा करें। लेकिन चमकने की एक कॉस्ट होती है, कीमत होती है, जो हर किसी को चुकानी पड़ती है। सूरज भी तब चमकता है जब वो अंदर से जलता है, यानी कि वो खुद को तपाता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है। लाइफ में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो बिना तपे, बिना मेहनत किए चमक जाए। हीरे और कोयला में सिर्फ एक और अंतर होता है कि कोयले ने ताप और दाव कम समय तक सहा होता है, जबकि जो हीरा होता है उसने ताप और दाव अधिक समय तक सहा होता है। दोनों एक ही चीज से मिलकर बने हैं, लेकिन उनने एक ज्यादा तपा है और एक कम तपा है। तो आप भी चाहते हो कि लाइफ में एक शानदार चमकदार बनकर उभरो, आपकी चमक दुनिया भर में बिखरे, तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपकी चमक होगी वो उतनी निखरेगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मार्सेलो रेबेलो डिसोसा। दूसरा प्रश्न, 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई भारत में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? तो चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और चाइना नंबर 1 एफडीआई प्राप्तकर्ता देश बना है। तीसरा प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री जोसेपे कोंटे ने इस्तीफा दे दिया है? ये इटली के प्रधानमंत्री थे। चौथा प्रश्न है कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी हैं। और पांचवा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 11.5%। वहीं छठवां प्रश्न है कि वस्त्र मंत्रालय ने किस देश के निसेनकेन क्वालिटी इवेल्युएशन सेंटर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान के साथ में। और सातवां प्रश्न है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 7वें स्थान पर है। आठवां प्रश्न है कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने कितने वर्ष पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है? तो 8 साल पुराने वाहनों पर। नवा प्रश्न है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण के लिए कितने डॉलर के योगदान की घोषणा की है? तो 1.5 लाख डॉलर की। वहीं 10वां प्रश्न है कि 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल किन देशों के लिए शुरू की है? तो भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की है भारत के पड़ोसी देशों के लिए, यानी भारत के आसपास जो देश हैं उनके लिए। बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके की गिफ्ट करने के लिए वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की गई है और इसकी शुरुआत की गई 20 जनवरी से। भारत से सहायता प्राप्त करने वाले 7 देश हैं जो आसपास रहते हैं, भारत के स्थित हैं। मालदीव है, करीब 1 लाख टीके हमने इनको दिए हैं। भूटान को करीब 1.5 लाख टीके दिए हैं। नेपाल को 1 मिलियन यानी कि लगभग 10 लाख टीके दिए गए हैं। बांग्लादेश को 2 मिलियन यानी कि 20 लाख टीके। म्यांमार को 5 मिलियन यानी कि 50 लाख टीके। मॉरिशस को 1 लाख टीके और सेशल्स को 50,000 टीके। इसके अलावा कोविड शील्ड जो वैक्सीन भारत में लग रही है, याद रखिएगा कहाँ बनती है? तो सीरम इंस्टीट्यूट, ये पुणे में है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश भी है, ये आप याद रखेंगे। और अभी से नहीं, पहले से ही भारत बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन निर्माण कर रहा है। अब ये कोविड शील्ड जो है, इसकी वाणिज्यिक आपूर्ति का मतलब इसको बेचा गया है। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत उनको नहीं दी है, हालांकि बेचा इनको भी गया है, फ्री में इनको भी नहीं मिली है, लेकिन इनको पहले दी गई है।
है, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं उस प्रकार से। तो कोविशील्ड की जो वाणिज्यिक आपूर्ति की गई है वो मोरक्को को की गई है, ब्राजील, इन सबको 2-2 मिलियन यानी कि 20-20 लाख खुराक, और बांग्लादेश को 5 मिलियन यानी 50 लाख खुराक भेजी गई हैं। तो ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली जो 32 झांकियां हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान या पहला पुरस्कार मिला है। और उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसका विषय था उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। विशेषकर इसमें राम मंदिर निर्माण को, राम मंदिर का जो मॉडल है उसको प्रदर्शित किया गया है। बात करें त्रिपुरा की, तो इस त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान मिला है, और अलग अलग मंत्रालय, विभागों और अर्धसैनिक बलों की 9 झांकियां थी, उनमें बायोटेक्नोलॉजी विभाग जो है इसकी झांकी को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। तीसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड की झांकी जो थी वो तीसरे स्थान पर रही है। बात करें उत्तर प्रदेश की, लगातार उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की डिटेल्स को याद रखिएगा। मध्य भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में दुधवा नेशनल पार्क है, उसके अलावा नेशनल चंबल अभ्यारण्य यहाँ पर है जो मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ हिस्सा आता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और नवाबगंज पक्षी विहार है। प्रमुख बांधों में रेहंद बांध है रेहंद नदी पर, माता टीला बांध है बेतवा नदी पर और जिरगो बांध है जिरगो नदी पर। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार नागरिकों को न्याय प्रदान करने में सबसे आगे कौन सा राज्य है। तो सबसे आगे है महाराष्ट्र, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो टाटा ट्रस्ट की तरफ से तैयार की गई है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 और इसके अनुसार महाराष्ट्र इस मामले में नंबर 1 है जिसने अपने नागरिकों को न्याय प्रदान किया है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु नंबर 2 पर है, तेलंगाना नंबर 3 पर है, पंजाब नंबर 4 पर है और केरल नंबर 5 पर है। 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें त्रिपुरा नंबर 1 पर है, सिक्किम नंबर 2 पर है और गोवा नंबर 3 पर है, जिनने अपने नागरिकों को न्याय जल्दी दिया है। रिपोर्ट में लोगों को न्याय प्रदान करने में भारत के राज्यों को बेहतर प्रदर्शन के आधार पर, यानी कि अपने राज्यों को लोगों को कैसे अच्छे से अच्छे और जल्द से जल्द न्याय प्रदान किया, उसके आधार पर यह रैंकिंग दी गई है। बात करें चौथे प्रश्न की कि काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो काजा क्लास जो है ये देश है एस्टोनिया, इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो काजा क्लास रिफॉर्म पार्टी की नेता है। एस्टोनिया जो कि एक देश है, यूरोपियन कंट्री है, इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और काजा क्लास के नेतृत्व वाली जो रिफॉर्म पार्टी है उसने 101 सीट की जो संसद थी उसमें रिगिगोकू में 34 सांसदों के साथ एस्टोनिया में 2019 का संसदीय चुनाव जीता है और एस्टोनिया इस प्रकार वर्तमान में दुनिया का एकमात्र देश बन गया है जहां की राष्ट्रपति वर्तमान में कैस्ट्री कालजुलेद और प्रधानमंत्री यहाँ की काजा क्लास दोनों महिलाएं हैं, ये आपको याद रखना है। बात एस्टोनिया की करेंगे, राजधानी यहाँ की तालिन है और प्रधानमंत्री जैसे कि आपको पता है यहाँ की प्रधानमंत्री बन गई है काजा क्लास, मुद्रा यहाँ की यूरो है। मैप में मैं आपको अब एस्टोनिया ले चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको एस्टोनिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में आप जाएंगे, ये यूरोप है। यूरोप में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो यूरूस के पास में येलो कलर का देश दिखाई दे रहा है, यही एस्टोनिया है। कौन सा एस्टोनिया है? तो ये जो देश है इसका नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया का झंडा आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ का राजकीय चिन्ह है। अब आसपास कौन कौन से देश है, ऊपर देखेंगे तो फिनलैंड है। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा फिनलैंड के नीचे आप एस्टोनिया के नीचे आप देखेंगे तो ये लाटविया है। लाटविया और एस्टोनिया के बीच में ये देखेंगे तो गल्फ ऑफ रिगा है, ये आप याद रखेंगे। और इधर ये बाल्टिक सी है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इनको बाल्टिक कंट्री भी कहा जाता है, तो बाल्टिक सी है, ये आप याद रखेंगे। इस तरफ इसकी सीमा रूस के साथ में लगी हुई है और रूस इसके बीच में लेक प्यूपुस है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कौन सा वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है, और इस टूल का नाम है तेजस, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक, सूचना और प्रौद्योगिकी संचार मंत्री हैं भारत के रविशंकर प्रसाद और 28 जनवरी को इनके द्वारा एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल
तेजस को लॉन्च किया गया है। तेजस जो है वो डाटा से महत्वपूर्ण जानकारी निकालेगा, यानी कि जो डाटा सरकार वगैरह के पास होगा, और उससे जो नागरिकों को दी जाने वाली सेवाएं होती हैं उनकी किस प्रकार से अच्छे से डिलीवरी की जाए, इसको सुनिश्चित करेगा। साथ में निर्णय लेगा, नीतिगत निर्णय, और सरकार की सेवाओं की दक्षता में सुधार लाने के लिए भी मदद करेगा। तो एक प्रकार का ये एल्गोरिदम है, एक प्रकार का वर्चुअल टूल है। और ये जो NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम है, इसकी जो वर्षगांठ थी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी जो 25वीं वर्षगांठ थी उस पर इसको जो है लॉन्च किया गया है, उस पर इसको जारी किया गया है, और NIC के द्वारा ही इसको बनाया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। और रविशंकर प्रसाद ने तेजस के साथ साथ वर्क फ्रॉम एनीवेयर एक पोर्टल है, इसको भी लॉन्च किया है। और ये एक ऐसा पोर्टल है जो सरकारी कर्मचारियों को कहीं से भी ईमेल, ऑफिस, कैलेंडर और दूसरी जो विभागीय एप्लीकेशंस हैं उनका उपयोग करने की अनुमति देगा। बात करें छठवें प्रश्न की कि हाल ही में किस देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है, और ये विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है माउंट मेरापी, और इसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। इससे पहले जो बड़ा विस्फोट इसमें हुआ था वो 2010 में हुआ था। करीब 347 लोग 2010 में इस विस्फोट के कारण मारे गए थे। और ये जो है एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, जो एक सक्रिय वोल्केनो है, और इंडोनेशिया का जो मध्य जावा द्वीप है, याग्याकार्टा प्रांत है, उसके बीच की सीमा पर यह स्थित है। और इसे इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, और इसमें करीब 1548 के बाद से लगातार विस्फोट हो रहे हैं। और आपको याद होगा इंडोनेशिया की लोकेशन जो प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर है, यानी कि ज्वालामुखी जहां पर सबसे ज्यादा पड़ते हैं उस जगह पर यह स्थित है। बात इंडोनेशिया की करेंगे। यहाँ की राजधानी जकार्ता है, राष्ट्रपति जोको विडोडो है, मुद्रा यहाँ की इंडोनेशियाई रुपए है। मैप में मैं आपको इंडोनेशिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको इंडोनेशिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको नीचे की तरफ, और नीचे आप देखेंगे हिंद महासागर है। हिंद महासागर के पूर्व में या भारत के दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया देखेंगे तो यहाँ पर ये पापुआ न्यू गिनी है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ से लेकर तो इधर भारत के अंडमान निकोबार द्वीप के पास तक ये फैला हुआ है। ये इंडोनेशिया का झंडा है और ये यहाँ का राजकीय चिन्ह है। अब बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया का ये काफ़ी सारे द्वीप हैं, जैसे ये सुमात्रा द्वीप है, ये बोर्नियो द्वीप है, ये जावा द्वीप है, बाली द्वीप है, लोम्बोक, बहुत सारे द्वीप यहाँ पर, मदुरा, यहाँ पर काफ़ी सारे द्वीप हैं। तो ये जो जावा द्वीप है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या रहती है, और यहीं पर ये ज्वालामुखी फटा है। अब देखेंगे यहाँ की जो राजधानी है वो जकार्ता, वो डूबने वाली है। तो इसी को लेकर जो वहाँ की सरकार है उसने निर्णय लिया है कि ये जो बोर्नियो द्वीप है इस पर अपनी राजधानी को वो शिफ्ट कर रहे हैं। इन दोनों द्वीपों के बीच में जावा सागर भी है, याद रखेंगे। बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया का ही और इंडोनेशिया का ही जावा द्वीप, इनके बीच में जावा सागर है। ऊपर देखेंगे तो मलेशिया के साथ इसकी सीमा लगती है। इस तरफ देखेंगे तो ये जो देश है यहाँ पर ये पापुआ न्यू गिनी है। यहाँ पर ये जो देश आपको दिखाई देगा ये ईस्ट तिमोर है। तो ये ईस्ट तिमोर और पापुआ न्यू गिनी दोनों ओशिनिया महाद्वीप में आते हैं। ओशिनिया महाद्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी इसको कहा जाता है, तो उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न सातवां है कि संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। अब ये कैलेंडर वर्ष का क्या होता है पहले मैं ये आपको बताता हूँ। तो दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होता है वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर भारत में 1 अप्रैल से शुरू होता है, ये आपको याद रखना है, और अगले साल 31 मार्च तक चलता है, राइट। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो ईयर होता है, जैसे 1 अप्रैल 2021 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा और 31 मार्च 2022 तक ये चलेगा। इसके अलावा कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी से शुरू होगा किसी भी साल में और 31 दिसंबर तक ये रहता है। तो ये अंतर होता है। तो कैलेंडर ईयर की बात करें तो इसमें भारत की जो आर्थिक वृद्धि है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है, तो ये लगाया है 7.3%, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि है वो 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। आर्थिक वृद्धि क्या, यानी कि भारत की जीडीपी में लगभग इतने प्रतिशत की ग्रोथ होगी। इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि हासिल करने वाला देश होगा, ये भी संयुक्त राष्ट्र का कहना है। और इस दौरान जो चाइना की वृद्धि होगी 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2020 में 9.6% की से घटेगी। याद रखना, बढ़ेगी नहीं, घटेगी, यानी कि ये -9.6% की ग्रोथ कह सकते हैं, या 9.6% की इसमें घटाव कह सकते हैं कि इतने प्रतिशत से घटेगी। क्यों? क्योंकि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा उससे मांग में कमी आई, और मांग में कमी आने से पूरी अर्थव्यवस्था में उसका असर देखने को मिला है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। सदस्य देशों की संख्या 193 है। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किस राज्य में स्थित यरवदा जेल से जेल पर्यटन पहल शुरू की गई है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र की ही सरकार ने ये पहल शुरू की है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो महाराष्ट्र का कारागार विभाग है, उसने अपनी जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है, और पुणे में 150 साल पुरानी ये जो यरवदा केंद्रीय कारागार है, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। ये पहल छात्रों को ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में जानने में मदद करेगा। क्यों ऐतिहासिक अनुभवों को जानने में मदद करेगा? क्योंकि 150 साल पुरानी जेल है, और यहीं पर महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था, तो उन जगहों को भी दिखाया जाएगा। उसके अलावा जहाँ पर ये फांसी घर है उसको भी दिखाया जाएगा, जहाँ पर जो पहले राजनीतिक बंदी थे जिनको फांसी दी गई थी, चापेकर बंधु, उनको वो जगह दिखाई जाएगी। कसाब को भी इसी में यहीं पर फांसी दी गई थी, तो उस जगह के बारे में भी छात्रों को, या जो वहाँ पर जाता विजिट करने के लिए, उनको बताया जाएगा। बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो मैप में देख लीजिए, ये महाराष्ट्र है। यहाँ की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं, विधानसभा की 288 सीटें और विधान परिषद भी है जहाँ पर 78 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय पार्कों की बात करें तो तड़ोबा नेशनल पार्क यहाँ पर है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, नावेगांव नेशनल पार्क है, गूगामल नेशनल पार्क है और चंदोली नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों में कोयना बांध है, जो कि कोयना नदी पर है। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि वेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य ने जीता है। तो ये पुरस्कार जीता है मेघालय ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मेघालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, और इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में जो सूचना प्रौद्योगिकी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका अच्छे उपयोग के लिए विशेष पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। ये पुरस्कार किसने दिया? भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया गया एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान, और ये पुरस्कार सीईओ के कार्यालय द्वारा संपूर्ण चुनावी नामांकन जो ई प्रक्रिया होती है, इसमें निर्वाचक गतिविधियों में निरंतर, सुसंगत और आईटी अनुप्रयोग प्रयासों और सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए, यानी विकलांग और सामान्य दोनों के लाभ के लिए, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए दिया गया जाता है। यानी कि जो राज्य सबसे अच्छा काम करता है आईटी को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करता है, जागरूक करता है, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनको आगे आने को कहता है, तो उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। बात करेंगे मेघालय की, तो मैप में देख लीजिए, ये मेघालय है, बांग्लादेश के ऊपर उत्तर में स्थित है, और 30 मई 1987 को गठन हुआ था। राजधानी इसकी शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है, राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है, विधानसभा की यहाँ पर 60 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो वल्फाक्रम नेशनल पार्क यहाँ पर है, और नोक्रेक नेशनल पार्क यहाँ पर है। बात 10वें प्रश्न की होगी कि भारत ने हाल ही में किस एजेंसी के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ में ये हस्ताक्षर किए हैं। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि जो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा है, यानी दुनिया भर के अंदर जो ऊर्जा की मांग है उसको लेकर जो देश ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं, ऊर्जा विशेषकर पेट्रोलियम से संबंधित है, स्थिरता और उसे भरोसेमंद बनाने के सहयोग को मजबूत बनाना है। ये समझौता भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पूर्ण सदस्य बनने की दिशा में एक अहम कदम होगा। भारत अभी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य नहीं है, पूर्ण सदस्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो ये एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें वर्तमान में 30 पूर्ण सदस्य देश हैं, 8 सहयोगी देश हैं। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, जब 1973 में दुनिया भर के अंदर तेल संकट आया था, और उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी, और इसको सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि जो तेल उत्पादक देश हैं उनको लगातार आपूर्ति करते रहें, उनको भी प्रॉपर फायदा इसका मिलता रहे। बात करेंगे अब हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि केंद्र सरकार ने
किनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? और ये निर्णय लिया है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को मनाने का, जो कि 23 जनवरी को होता है। ये आपको याद रखना है कि 23 जनवरी को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि किस प्रदेश सरकार ने पंख योजना को लॉन्च किया है? तो इनमें से किस प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है? कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।